तो अब हमको साहब बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। कोई सवाल नहीं है कि ये इसको हम एक्सेप्ट कर लें, थूका चाट लें पाकिस्तान का। काफी बातचीत हो गई, चैं हो गई। ऑल आउट कैंपेन की जरूरत है, इनको स्लॉटर करने की जरूरत है, जो बचे हुए हैं ठिकाने लगाने की जरूरत है। तो वो गार्ड था किधर, क्या कर रहा था, उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दिस विल हैव टू बी चेक्ड। क्या किया आपने पाकिस्तान का उसके बाद? यहाँ तो एक नया माहौल है कि साहब पाकिस्तान से ज्यादा प्यारा मुल्क कोई है नहीं। क्या पाकिस्तान को क्या किया आपने? पाकिस्तान को कुछ नहीं किया। जहन्नुम में जाए पाकिस्तान, जहन्नुम में एक ही चीज है, ये करवा रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। खजूर के पेड़ पे चढ़ो, उनको अपनी दिमागी डॉक्टरी जांच कराने की जरूरत है। यू वांट कश्मीर, कम एंड गेट इट। वहां का दूध पिया हो तो आके लेके दिखा दो। एक बार फिर से उठी है कश्मीरी हिंदुओं की आवाज की घाटी से करो आतंक साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आज आयुषी श्रीवास्तव। एक बार फिर से आज जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर कश्मीरी हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं। और ये पहली बार नहीं है। आपको बता दें, आज से ठीक 4 महीने पहले की बात है कि एक बैंकर को सिर्फ इसलिए दिन दहाड़े मार दिया गया क्योंकि वो एक हिंदू था। 22 मई को एक महिला को सिर्फ इसलिए दिन दहाड़े मार दिया गया क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू थी। राहुल भट्ट को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू था। सवाल यह है कि 370 हटने के बाद, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आने के बाद भी क्या अब लश्कर तैयबा जैसे संगठन, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे? बेखौफ है ना, ये सरकार का डर है ना मिलिट्री का डर है। अब ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं तो आम लोगों पर कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक ये जो कश्मीरी हिंदू है इसीलिए इसी तरह से अपनी सुरक्षा की मांग करते रहेंगे? इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जेडी बख्शी जी मौजूद है, जो कि शायद परिचय के मोहताज नहीं है। सर, सबसे पहले सवाल यही है कि टारगेट किलिंग ये आज से हम नहीं सुन रहे हैं, बहुत टाइम से सुन रहे हैं। 1990 में पलायन हुआ, उसके बाद कई बार पलायन किया गया। क्या लगता है बेखौफ हो गए आतंकवाद? नहीं, बेखौफ तो नहीं हो गए हैं कि आतंकवाद ने एक बहुत सॉफ्ट टारगेट चुनी है और जिसको मतलब हर एक इंडिविजुअल को डिफेंड करना सरकार के लिए तकरीबन बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जहाँ हज़ारों लोग हैं वहाँ आप एक को डिफेंड करें, दूसरा खाली हो जाता है। तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं पाकिस्तान। मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि जो फसाद की जड़ पाकिस्तान में है तो उसकी सॉल्यूशन भी पाकिस्तान में है। और हमने बीच में पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ पलटवार शुरू किए थे। उड़ी के बाद आपको याद होगा हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पुलवामा के बाद हमने जो है बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक करी थी। और उस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान जो है वो हिल गया था और कोई दो ढाई साल तकरीबन शांति रही है वादी में। जब हमने 370 हटाया तो पाकिस्तान सिवाय चैं करने के कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कुछ करेगा तो उसको ताबड़तोड़ जवाब मिलेगा। ठीक है, अब हमने पता नहीं बड़ी एक फिर उदार नीति पाकिस्तान की तरफ कर दी है कि भाई वहाँ तो शहबाज शरीफ आए हैं जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और इसके चलते पाकिस्तान बहुत ही हमसे एक बहुत फ्रेंडली कंट्री हो गई है। देखिए, पाकिस्तान में कोई भी आए, कोई भी जाए, पाकिस्तान में राज करती है वहाँ की फ़ौज, वहाँ की ISI। ठीक है, और ये जो फ़ौज और ISI है ये कतई नहीं रुकेगी, ये हमेशा इस प्रकार के हथकंडे करती रहेगी और ये जो आसान टारगेट इसको मिल गया है इसको करती रहेगी। मेरा अब भी सरकार से विनती है कि देखिए, जब मैं वहाँ पे ऑपरेट कर रहा था तो उस वक़्त 5000 आर्म टेररिस्ट थे और मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 से 2005 की। मार के आज हम 120 तक ले आए। लेकिन सवाल ये है कि 120 जो है वो कोई बड़े घटना को अंजाम नहीं दे पाए, कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए इतने सालों तक। और जब वहाँ पे हमने देखा कि 370 हट गया और 35 से हट गया
तो आपने देखा किस प्रकार स्वतंत्रता दिवस के ऊपर वहाँ पे तिरंगों की भरमार थी पूरी वादी के अंदर, और यहाँ तक कि लाल चौक में भी तिरंगे झंडे फहरा रहे थे, जहाँ पहले हड्डी पसली तोड़ दी जाती थी तिरंगा फहराने के लिए। तो फ़र्क तो पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये जो टारगेटेड किलिंग है, इसे अभी तक हमारा सुरक्षा तंत्र रोक नहीं पाया है। 2 तरीके उन्होंने अख्तियार किए हैं भाई, एक तो डिफेंसिव होना, एक तो आपको डिफेंसिव तरीका, एक ऑफेंसिव तरीका। ऑफेंसिव तरीका मैंने बता दिया है कि जब यहाँ हमारे इलाके में 2 कतरा खून गिरे तो वहाँ पे 200 कतरे खून के पाकिस्तान में गिरने चाहिए। अपने आप पाकिस्तान के जो आका हैं, जो फौजी हैं, जो आईएसआई है, वो इस तरह के तमाशे बंद कर देगी, क्योंकि उनको इसकी कीमत का इल्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ ऑफेंसिव तरीका। दूसरा ऑफेंसिव तरीका अपने देश के अंदर कि भाई जो 120 बचे हैं उनके सर तन से जुदा करके उनको ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाए। कोई वजह नहीं है कि वो अभी तक बचे रहने चाहिए, वो छुपते फिर रहे हैं, लेकिन उनको भी एक ऑल आउट कैंपेन लॉन्च करने की अब सख्त ज़रूरत है। तो अब हमको साहब बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। कोई सवाल नहीं है कि इसको हम एक्सेप्ट कर लें, थूका चाट लें पाकिस्तान का। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कश्मीरी पंडित घर वापसी करें, तो किसी की ये हिम्मत, किसी की ये औकात कि वो उनको मारने की कोशिश करे, और अगर करता है तो उसको उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। अब काफ़ी इसके ऊपर मेरा ख्याल काफ़ी बातचीत हो गई, चैं हो गई। अब एक्शन की ज़रूरत है और ऑल आउट कैंपेन की ज़रूरत है। इनको स्लॉटर करने की ज़रूरत है जो बचे हुए हैं। इनका जो OGW नेटवर्क है, जो कि खबरें देता है, जो कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट देता है, जो हथियार दाएं से बाएं कैरी करता है, उनको भी ठिकाने लगाने की ज़रूरत है, उनको भी सख्ताई से पेश आने की ज़रूरत है। और इस बार तो मुझे बताया गया है कि गार्ड लगा हुआ था, तो वो गार्ड था किधर, क्या कर रहा था, उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एग्जेम्पलरी कि मतलब तुम्हें भटकाने के लिए तनख्वाह दी जा रही। इस तरह आपको गार्ड लगाया गया है और आपके चलते ऐसा हो जाए तो आपको तो इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। इसको एकदम बर्खास्त करना चाहिए, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। चेक करना चाहिए कि वो किसी तरह से लिप्त तो नहीं था इन लोगों के साथ। दिस विल हैव टू बी चेक्ड। और मैंने जैसे बताया, ये मैं एक बारी फिर इसको समाप्त करता हूँ। एक कार्रवाई ऑफेंसिव लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, दूसरी कार्रवाई ऑफेंसिव जो 120-140 आतंकवादी रह गए हैं को मार गिराया जाए, उनके खिलाफ ऑल आउट कैंपेन किया जाए। और फिर डिफेंसिव, यानी कि जो भी बंदे हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, जो कश्मीरी पंडित, जो माइग्रेंट लेबर, इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, इनको प्रोटेक्शन अकॉर्ड की जाए। एक भी अब उनमें से बाल बांका नहीं होना चाहिए। बात बताइए सर, अभी 4 महीने पहले जब बैंकर की हत्या हुई थी दिन दहाड़े बैंक के अंदर आके, उस वक्त सरकार की तरफ से एक जो है रेड वेव वो भी बनवाया गया था, वो ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके जरिए साफ साफ ये लिखा कि आईएसआई का हाथ है और आईएसआई को पनाह देने वाले पाकिस्तान का हाथ है। 10,000 मिलिट्री फोर्स भी लगाई गई। उसके बाद भी इस तरह की चीजें हो रही हैं आज कश्मीर में, कहाँ कमी रह जाती है? नहीं, माफ कीजिए, क्या किया आपने पाकिस्तान का उसके बाद? यहाँ तो एक नया माहौल है कि साहब पाकिस्तान से ज्यादा प्यारा मुल्क कोई है नहीं, हम तो सीज फायर करके बैठे हुए हैं उसके साथ। नहीं, क्या पाकिस्तान को क्या किया आपने? पाकिस्तान को कुछ नहीं किया। उल्टे आप तो और नरम हो गए कि भाई शाहबाज शरीफ साहब आ गए, इमरान खान गए, शाहबाज आ गए, क्या फर्क पड़ता है? मुखौटे का फर्क पड़ता है तो वही पाकिस्तान की फौज। और पाकिस्तान की फौज को आपने छूट क्यों दे दी है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? ड्रोन कौन पार भेज रहा है? आए दिन लाइन ऑफ कंट्रोल के पार
जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के पार पाकिस्तान के अंडर हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर आते हैं, आपकी AK-47 राइफलें, आपके पिस्टल्स, आपके ग्रेनेड्स, आपके प्री फैब्रिकेटेड IEDs, आपका ड्रग्स, आपका कैश गिरा के जाते हैं ताकि टेररिज्म जिंदा रहे, चलती रहे। क्या कर लिया है हमने पाकिस्तान का? क्यों सीज फायर पाकिस्तान के साथ अभी भी चालू है? क्यों संकेत पाकिस्तान को नहीं क्लियर दिया जा रहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं, चौलबेना? ठीक है साहब, ये नॉट एक्सेप्टेबल। एक भी भारतीय की लाश आपको महंगी पड़ जाएगी। आपकी अगर यहां एक गिरेगी, आपकी 100 गिरेगी। आप ये संकेत दे के तो दीजिए। जब हमने दिया था सब कुछ खलास हो गया था। अरे साहब, जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो बिल्कुल शांति पड़ गई थी। तो अब फिर आपने क्यों पाकिस्तान को सिर उठा के छाती चौड़ी करने का मौका दिया है? मुझे समझ नहीं आया। पिछले वो बैंकर के मरने के बाद क्या किया है पाकिस्तान को आपने? ज़ीरो। तो वो तो चलता रहेगा। उसको क्या मुसीबत पड़ी है कि वो बंद करे? क्या मुसीबत करी है आपने उसकी? सर सिर्फ बैठकें हुई हैं, उसके बाद तो गृह मंत्रालय की ओर से अजीत डोभाल बैठकें हुई हैं सर। उसके बाद तो अगर कुछ होता तो शायद आज इतने हिंदू नहीं मारे। बैठकें भी करनी पड़ती हैं क्योंकि आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ती है, जायजा लेना पड़ता है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। वो तो चलता रहेगा, लेकिन एट द एंड हमको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट ऑन ग्राउंड विल स्पीक फॉर देमसेल्व्स कि साहब ये चलेगा या ये होता रहे। मैंने बताया टारगेट सिस्टम उन्होंने जो चुना है, इसीलिए चुना है कि वो कम नफरी से इस तरह की हल्की अनडिफेंडेड सॉफ्ट टारगेट वो उड़ा देंगे। कभी ना कभी मौका उनको मिल ही जाएगा। तो अब हमको भी उनकी मोडस ऑपरेंडी अच्छी तरह से समझ आ गई है और अब मेरा ख्याल हमको इसको प्रीएम्प्ट करना चाहिए। हमको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ ये लोग हैं उनके आसपास एम्बुश लगाने पड़ेंगे ताकि जो आ रहा है मारने, उसको रास्ते में ही रोक के उसको ढेर किया जाए। यू विल हैव टू प्रीएम्प्ट। जब तक आप प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे तो आप रिएक्टिव होते रहेंगे, आप जो है कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट करते रहेंगे। आप हर 2-3 महीने के बाद छातियां पीटते रहेंगे। बहुत टाइम टू ब्लडी कॉल एन एंड टू इट। आपको लगता है कि फंडिंग बहुत जोरों पे की जा रही है इन लोगों के लिए? जो जितने भी संगठन है, आतंकी संगठन, चाहे वो PFI की बात कर ली जाए जिस पर 5 साल के लिए बैन लग गया है, ISI की बात की जाए, इन पर फंडिंग जोरों से हो रही है। नहीं तो उसके बगैर ये काम कैसे कर रहे हैं? फंडिंग हो रही तो ये काम कर रहे हैं ना साहब। और मैंने बताया कि फंडिंग के लिए, हथियार के लिए, असले के लिए पाकिस्तान चाइनीज बने हुए ड्रोन, हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर हर दूसरे तीसरे दिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते हैं। हमने फेंसिंग बनाई करोड़ों रुपए लगाकर। अब वो फेंसिंग को पार का उसका तोड़ मिल गया है कि साहब अपने ड्रोन भेजो, उनसे हथियार गिराओ, उनसे एक्सप्लोजिव गिराओ, बॉम्ब मेकिंग चीज़ गिराओ, पिस्टल गिराओ, एमुनेशन गिराओ। अब पिस्टल तो कहीं भी छुपा के आप चल सकते हैं ना कि भाई पहले तो वो पूरा AK-47 वगैरह लेके आता था, अब पिस्टल छुपा के ला सकता है। किसी बच्चे को बोल देता है कि ये पिस्टल वहाँ पहुँचा दो, वहाँ वो बंदा पहुँचता है, पिस्टल लेता है, मार देता है, फिर किसी और को बांट के वो भाग लेता है खाली हाथ। तो ये मोडस ऑपरेंडी इन लोगों की भी अब हमको समझ आ जानी चाहिए अभी तक। और जैसे कि मैंने बताया कि एक तो इसको करते हुए पकड़ो। भाई आपको टारगेट मालूम है कि ये बंदे को मारना है तो मुझे यहां आना जरूरी है, तो मैं क्यों ना उसके ऊपर वहां चारों तरफ एम्बुश लगा के बैठूं। भाई जहां जहां टारगेट्स हैं वहां वहां एम्बुश लगा के बैठो और जो आता है संदिग्ध लगता है उसकी तो चेकिंग करो और वो है तो हड्डियां पसलियां उसकी सुरमा बनाओ और उसको फिर पहुंचा दो जहां उसकी जगह है। बट आपको टफ होना पड़ेगा साहब। अब ये गांधीगिरी से तो थोड़ी ना खत्म होगा। अब आप बोले कि साहब ये गांधीगिरी करेंगे हम और पाकिस्तान के साथ प्रेम की बातें करेंगे, तो फिर इस तरह आप खून बहाएंगे अपने लोगों का। आपको फैसला करना है कि अब कब तक पाकिस्तान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे।
कब तक पाकिस्तान घूमेंगे? गांधीगिरी से याद आया, आज हमारे विपक्ष के लोग जो हैं पाकिस्तान में जाके इमरान खान की तारीफ करते हैं, बाजवा की तारीफ करते हैं, गले मिलते हैं। सिद्धू की ही बात ले लें सर, तो ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं जो पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का ही गाते हैं। क्या इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं इन लोगों को पनाह मिल जाती है, इन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है? नहीं, जिसको इतना शौक है पाकिस्तान का, क्या हमने उसको रोका है? वो अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करे, पाकिस्तान में जाके बस जाएं, 2 महीने में वापस आने के लिए हाथ जोड़ के लाइन लगा के वीजा के लिए खड़े होंगे इंडियन एम्बेसी के बाहर। नहीं, आपको इतना प्यार है पाकिस्तान से, मैडम महबूबा मुफ्ती को, सिद्धू जी को, जिसको भी, आप दफा हो जाएं, तशरीफ का टोकरा उठा के वहां उस पार जाएं और एंजॉय करें पाकिस्तान में। एक श्रीलंका का तबाही हुई है इकोनॉमिक, अगली तबाही पाकिस्तान की होने वाली है। सुना बाइडन ने आज क्या कहा, सबसे खतरनाक मुल्क इस वक्त पाकिस्तान है। तो आपको इतना शौक है इस मुल्क का, आपको इतनी वाहवाही करने का मन कर रहा है, आप दफा हो जाएं, जहन्नुम में जाएं। पाकिस्तान जहन्नुम एक ही चीज है। सर महबूबा मुफ्ती लोग तो आज उनका कमेंट भी ये आया कि 370 हटाओ तो सब ठीक हो जाएगा, 370 वापस लागू कर दो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये कहा 370 हटने की वजह से ही ये चीजें हो रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है सर? ये करवा रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। इनके जो OGW की ब्रिगेड है वो ये सब करवा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जमीन आसमान का फर्क पड़ा है जब से 370 हटा है। 370 आप कभी वापस लाने की गलती किसी ने की तो वहां तो कत्लो गारत हो जाएगा। क्या कह रही थी ये मैडम? ये मैडम कह रही थी कि वहां पे अगर 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, ठीक है। कोई भारत के तिरंगे को अर्थी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। वहां तिरंगे ही तिरंगे हमको दिख रहे हैं, तिरंगे ही तिरंगे डल लेक के साथ लगे हुए हैं, तिरंगे ही तिरंगे वहां हर घर पे लगे हुए थे और लाल चौक पे लगे थे तिरंगे, ठीक है। ये फर्क पड़ा है 370 में, क्योंकि पहली बार भारत की सरकार ने क्लियर बोला है, दुनिया को बता दिया है, पाकिस्तान को बता दिया है, कश्मीर हमारा है, पीरियड। गेट लॉस्ट, गो टेक अ वॉक, खजूर के पेड़ पे चढ़ो, मरो, लेकिन कश्मीर तुमको नहीं दिया जाए। ये अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट है 370 हटाने की। और ऐसे लोगों के, ऐसे सांपों के, सपोलों की बातों में आकर क्या हम उसको, जो इतना अच्छा कदम लिया है 70 साल के बाद लिया, 70 क्या 75 साल के बाद लिया ऑलमोस्ट, अब उसको एक उठा लिया है वो कदम, वो वापस नहीं हट सकता। इट इज कास्ट इन स्टोन। और जो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो हट जाएगा, उनको अपनी दिमागी डॉक्टरी जांच कराने की जरूरत है। सर एक और सवाल सर, क्या पाकिस्तान आज भी सपना देख रहा है कि कश्मीर उसका है, इस्लामिक स्टेट बनाने का? मेरा ख्याल वो सपने से भी वो थोड़े कतरा गए हैं, कि उनको भी हकीकत मालूम है। मैंने कई बारी पाकिस्तान की फौज को बोला है कि आप लोगों को, यू वांट कश्मीर, कम एंड गेट इट, ठीक है। मां का दूध पिया हो तो आके लेके दिखा दो, पीरियड, दिखा दो। सिर्फ छह करते हैं। जब 370 हटा, क्या किया पाकिस्तान की फौज ने, सिवाय पाकिस्तान की सरकार कभी UN, कभी यहाँ जाके चै पै पै अपना रिकॉर्ड बजाया, पीपड़ी बजाई और चुप हो गए। यही ये कर सकते हैं, पीपड़ी बजाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इक्के दुक्के बेचारे निहत्थे किसी को पकड़ के मार दें कभी कभार, तो वो तो आप रोड एक्सीडेंट भी यहाँ पे कोई जीरो पे थोड़ी ना ला सकता है। लेकिन इसका तरीका बड़ा सिंपल है। मैंने बोला कि आप बॉर्डर के पार जाएं, यहाँ एक लाश गिरती है, वहां 20, 50, 100 गिरा के आए। ये है खमियाजा। ये करना चाहते हो तो ये कैंपेन शुरू रखो, नहीं तो आपको भुगतनी पड़ेगी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बता दो कि अभी तक आपका शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का वो जो था, हमने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था, लेकिन अगर इस तरह के तमाशे करते रहेंगे तो फिर उनका भी हश्र वही होगा जो हमने पहले किया है, उड़ी के टाइम और बालाकोट के टाइम।
सर, अमेरिका की एक रिपोर्ट में भी सामने आया था कि ईरान जैसे देश जो है आज आतंकी संगठन को पनाह दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में छोटा छोटा पाकिस्तान बनता जा रहा था, जिसको पीएफआई के जरिए तोड़ा गया, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आपको लग रहा है सब धीरे धीरे सुधार आ रहा है, क्योंकि आप भी आर्मी में रह चुके हैं। 1990 की बात करें और अब की बात करें तो जो सुधार आना चाहिए आतंकवाद में धीरे धीरे आ रहा है? नहीं, मैं देखिए आपको वही मैंने पहले अर्ज किया था कि 2000 से 2000 मैं 1990 में भी वहाँ था, मैं फिर वापस गया, बार बार वापस गया, और 2000 से 2005 तक तो लगातार 5 साल में जम्मू कश्मीर में मैंने नौकरी की है, ऑपरेशंस की है, ठीक है। और उस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि 5000, आंकड़ा समझ लीजिए, 5000 हथियारबंद टेररिस्ट थे, जिसमें से 60% फॉरेनर थे, यानी या तो पाकिस्तान से थे या अफगानिस्तान से थे या ये जो तमाशबीन मुल्क उनके और जो इनको बंदे भेजते रहते हैं मरने, ठीक है। 5000 थे, आज कितने हैं? 120 से 140। कहाँ 5000, कहाँ 120 से 140? शरेआम रोडों के ऊपर एम्बुश होते थे, फायरिंग होती थी, फौज के हेडक्वार्टर्स के ऊपर फायर होता था, फौज की पलटनों पे फायर होता था। होता है आज वहाँ शांति है, इसीलिए इक्के दुक्के वार कर रहे हैं, इसीलिए नए हथकंडे ट्राई कर रहे हैं। जो टेररिस्ट हैं वो मरना नहीं चाहते आके, तो वो ऐसे बंदे को चुनते हैं जिसके रिकॉर्ड पे कुछ नहीं, जो कागजों के ऊपर बड़ा ही शरीफ इंसान है, उसको कोई तीसरा आदमी आके पिस्टल देता है, चौथा आदमी बताता है कि यहाँ पे है, वो मार के किसी और को पिस्टल दे के भाग लेता है। ये नाटक ये लोग कर रहे हैं किसी तरह से बचने के लिए हमारे रिएक्शन से, लेकिन ये भी नहीं छोड़े जाएंगे। जिसने किया है आप देखोगे 1, 2, 3 दिन के अंदर मैक्सिमम उसको हफ्ता से ज़्यादा जी जाना उसका इम्पॉसिबल। सर, सरकार ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाए जो 120 भी बचे हैं ना वो एक भी ना रहे? सरकार ऐसा कौन सा कदम उठा? देखिए ये चूहों की तरह छुपते हैं जाके बिलों में यार। आपको मैं बताता हूँ कि जब 5000 भी थे तो हमारी प्रॉब्लम थी कि हैं किधर, छुपे कहाँ हैं, किस घास के ढेर के नीचे छुपे हैं। जाके ढूंढना पड़ता था, घर से घर लॉन्च करना पड़ता था, और जब घरों में जाके चेकिंग करो तो चें शुरू करते थे, सब सिविलियन को तंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब लोगों की तलाशी लो सड़क के ऊपर तो हमको ट्रैफिक रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत चें पे करके ये हथकंडे इन्होंने ट्राई किए। फिर भी मैंने बताया कि 5000 से आज 120, ये आंकड़ा खुद सब कुछ कह देता है कि कैसा सफाया हुआ है। फौज ने, पुलिस ने, अर्ध सुरक्षा बलों ने मिलकर क्या वो हासिल किया है वहाँ, वो ये आंकड़े बताते हैं। सरकार को कितनी मिलिट्री वहाँ पर तैनात करनी चाहिए, किस तरीके से सुरक्षा का देखना चाहिए? मिलिट्री वहाँ पर्याप्त है, अब उस मिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे आपने बालाकोट में किया था, जैसे आपने उड़ी में किया था। अभी तो वो रक्षा कर रही है ना, तो आक्रामक करिए। कोई भी अगर आप केवल ढाल से लड़ें तो आप मार खाएंगे। आपको ढाल के साथ तलवार का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और करना चाहिए और करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे ये तमाशा चलता रहेगा। उदार होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि शहबाज शरीफ आ गए, वो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। नवाज शरीफ हमारे अच्छे दोस्त थे। शहबाज शरीफ की चलती है क्या? नहीं चलती। बिलाल भुट्टो की चलती है क्या? नहीं चलती। वो जो है वो सब मोहरे हैं फौज के, फौज मुखौटा रख के अपने हथकंडे करी जाती है। तो असली टारगेट आपकी पाकिस्तान की फौज है। आपको पाकिस्तान की फौज को आड़े हाथ लेना पड़ेगा। जब तक नहीं लेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे जीडी बख्शी जी जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि सरकार ऐसी जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं पर निहत्थे जो है मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, वो रोकने के लिए सरकार क्या बड़ा कदम उठाती है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NTV निष्पक्ष के साथ।